हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंसटर। आज का टॉपिक है अवर एनवायरनमेंट। जो हम लोग टॉपिक लिए हैं ये अवर एनवायरनमेंट, ये है नेचुरल रिसोर्सेज का। एक चैप्टर तो ऑलरेडी डिलीट हो गया है, तो सेकंड चैप्टर को हम लोग को बहुत अच्छे से करना है ना। तो इसमें मैं सारा कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, पॉइंट वाइज चलूंगी, और ये पॉइंट वाइज ही आपको लर्न करने में आसान होता है। जब आप किसी चीज़ को पॉइंट में लर्न करते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है, तो इसलिए मैंने पॉइंट वाइज ये सारा कुछ लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अवर एनवायरनमेंट मीन्स अवर सराउंडिंग्स, हमारा जो सराउंडिंग्स है वही हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये सराउंडिंग्स है, हमारा जो सराउंडिंग्स है वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो वहाँ पे कुछ जो है एबायोटिक फैक्टर होते हैं, कुछ बायोटिक फैक्टर होते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर में जो चीज़ें आती हैं वो है सॉयल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं 4 को इंक्लूड कर रही हूँ। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर को फिजिकल फैक्टर भी बोलते हैं या फिजिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं। फिजिकल कंपोनेंट और फैक्टर, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट जिसमें लाइफ है वो बायोटिक कंपोनेंट है। इसमें सारे प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे इसमें। इसके अलावा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट को हम लोग बायोलॉजिकल कंपोनेंट या बायोलॉजिकल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, लेकिन आप कभी भी एग्जाम में ये गलती मत करना। एग्जाम में आपने जो वर्ड है उसका हमेशा फुल फॉर्म ही लिखना, कभी भी शॉर्ट फॉर्म लिखने की गलती मत करना। ठीक है, यहाँ पे मुझे फटाफट ये चैप्टर कंप्लीट करना है क्योंकि आपके प्री बोर्ड आ गए हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में करके फटाफट इसको कंप्लीट करना चाह रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखो सारे एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये हो गया, इसको फिजिकल फैक्टर भी बोलते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट को बायोलॉजिकल फैक्टर भी बोलते हैं। और ये प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे होंगे। इसमें फंजाई भी आ जाएगा। करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो इसके अलावा मीन्स एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के अलावा हम जो डेली थ्रो करते हैं अब अपने इन्वायरमेंट में, अर्थ पे कंटिन्यूअस वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है। कोई अपना अर्थ बी नहीं है ना, कोई अर्थ बी नहीं है, तो हम लोग को अर्थ ए यानी जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसको इतना वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डंप होता जा रहा है अर्थ पे। तो उन वेस्ट मटेरियल में कुछ होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो आज हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे। बायोडिग्रेडेबल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिंपलर वन में चेंज हो जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट रखना है आपको। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो ब्रेक डाउन होता है, इसके ऊपर एंजाइम्स का एक्शन होता है और वो सिंपल वन में ब्रेक हो जाता है। इसके बाद फिर वो सॉइल में, वाटर में, एयर में चला जाता है और फिर वो वापस जो है यूज़ होने लगता है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? Biodegradable substances are those substances which are broken down into simpler substances naturally with the help of microorganisms such as bacteria, fungi, etc. are called biodegradable substances. अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सारे जितने भी लाइफ से रिलेटेड हैं वही एग्जाम्पल इसमें आएंगे, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? वुड आएगा, देन पेपर भी आएगा इसी में, जूट से बने हुए मटेरियल आएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ याद आ रहा हो तो वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब जो वेजिटेबल है और फ्रूट्स का इसका जो छिलका है ये भी तो
कहीं ना कहीं प्लांट से ही अटैच है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, है ना। हम लोग लेके आ रहे हैं कहाँ से, शॉप से, लेकिन वो कहाँ पे पहले वो बन रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग तो प्लांट में हो रहा है ना। तो वो क्या हुआ, वो अगर बायोडिग्रेडेबल मतलब वो डिग्रेड हो जाता है, और तो ये पील्स भी तो डिग्रेड होंगे ना। अब देखो डिक्रीजन का ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं या उसको समझते कैसे हैं। कोई फॉल ऐसे सडन फॉल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि कोई सडन फॉल नहीं होगा। टाइम के साथ जब कोई चीज़ रॉटन होती है तो उसको डिग्रेड या डिक्रीज फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रॉटन टाइम, यहाँ पे रॉटन टाइम है, यहाँ पे टाइम हम लोग ले रहे हैं, और ये सब्सटेंस है, रॉटन, रॉटन सब्सटेंस। अब ये सब्सटेंस ये अपनी हाई पीक पे पहुंच गया है, ये पूरा बंच बन गया है। अब ये यूज हम लोग पील्स ये फेंक दिए। अब ये क्या है, धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा या डिकम्पोज होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, समय के साथ साथ रॉटन होता जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब इसका जो अगर मैं कहूँ कि ये कैसे साइकिल इसकी चलती है, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मटेरियल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या मटेरियल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या होता है, ये इसके ऊपर एंजाइम का एक्शन होता है, ठीक है, और ये सिंपलर वन में चेंज हो जाता है। सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है ये इनसॉल्युबल है, ठीक, और ये चेंज हो रहा है सॉल्युबल में, ठीक। अब ये सॉल्युबल मटेरियल ये वापस जो है एटमॉस्फेयर में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल के फॉर्म में। अच्छा, इन तीनों को क्या कहते हैं, इन तीनों को कलेक्टिवली रिजर्वॉयर कहते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली रिजर्वॉयर पूल कहते हैं, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसके इफेक्ट पे। अगर ये सब्सटेंस, ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की भी बात होती है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अगर बहुत टाइम तक हमारे एनवायरनमेंट पे एज इट इज़ रह जाए तो क्या होगा। सबसे पहले तो फॉल स्मेल होगी, इसके बाद ब्रीड्स ऑफ फ्लाइज, जो मक्खी हैं इनका जो है वहाँ पे वो ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगी, देन जर्म्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, उसके बाद डिजीज़ हो जाएगी, मतलब डिजीज़ वो सर्कुलेट होने लगेगी सोसाइटी में। अब ये डिजीज़ कॉलरा है ना, और अब ये डिजीज़ कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया इस टाइप की डिजीज़ हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे मलेरिया का भी सिम्टम्स यहाँ नीचे आएगा, जैसे अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारा ब्लॉक हो जाए इन सब्सटेंसेस से जो बायोडिग्रेडेबल हैं, अगर ये ड्रेनेज सिस्टम अगर जो है ब्लॉक हो जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो हो जाएगा और फिर मलेरिया वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मलेरिया डिजीज़ कॉज होने लगेगी उस पर्टिकुलर, कहाँ पे, उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जहाँ पे वो पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हुआ है या सीवेज सिस्टम ब्लॉक हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं, अब बायोडिग्रेडेबल का सारा पॉइंट्स हम लोगों ने कर लिया। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल में हम लोग जंप करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का आपको डेफिनेशन आपको खुद ही प्रिपेयर करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने वो सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन क्या बना लिया, इसको बनाइए, ट्राई करिए, ठीक है। नहीं आता तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको श्योर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल एक बार तो ट्राई करिए। इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये नेचुरली ब्रोकन डाउन नहीं होते, लेकिन ये कैसे ब्रोकन डाउन होते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होते हैं, हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में फिजिकल प्रेशर लगेगा तभी जा कर के ये ब्रेक डाउन होता है। अब एक्सट्रीम अमाउंट में क्या फिजिकल फैक्टर इस पे लगेंगे, वो है हमारा वो टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, वो चीज़ अगर लगेगा, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट चाहिए इसके लिए ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का हो गया। अब इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है,
इसके बाद इसमें डीडीटी आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इसमें आ जाएगा ये रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाएंगे, या रेडियो एक्टिव वेस्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक। ये सारी चीज़ें यहाँ कौन सी होंगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, क्लियर। अब ये अगर एनवायरनमेंट में रह जाती है तो फिर क्या होगा, ये एनवायरनमेंट में अगर रह जाएंगी तो एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। अब ह्यूज अमाउंट में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अगर पड़ेगा तो वो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी तो क्रॉप की यील्ड कम होगी, है ना, डायरेक्टली इफेक्टेड है ये इससे। इसके बाद बात करते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये इंटर कर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के इनसाइड, मतलब बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। अब बॉडी के इंटर अगर मान लो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, रैबिट उस जो है 2 कैरेट खा लिया और एक मॉलिक्यूल एक कैरेट में और दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे कैरेट में, ठीक है, मान लो एक कैरेट में एक मॉलिक्यूल है और वो 2 कैरेट खाता है, तो इस तरह से उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स गए ना, डीडीटी के या पेस्टिसाइड्स के 2 मॉलिक्यूल गए। अब इस रैबिट को मान लो डॉग खाता है तो क्या हुआ, उसके अंदर तो 4 मॉलिक्यूल चले गए ना, क्योंकि वो एक रैबिट तो खाएगा नहीं, वो कम से कम अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए 2 रैबिट खाएगा, हो सकता है 3 भी खा ले, है ना, तो वो उतने ही अमाउंट में वो ये डीडीटी या ये पेस्टिसाइड्स की चेन क्या होती है, एक्यूमुलेट होती जाती है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो इस एक्यूमुलेशन को क्या कहेंगे, नाम एक है बायोमैग्निफिकेशन। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी बाद में जब हम लोग इकोसिस्टम के कंपोनेंट करेंगे, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन, करेक्ट। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट की, बात कर ली, इसका बायोमैग्निफिकेशन की बात कर ली। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम है क्या एक्चुअली, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट, वैसे ही इसमें इकोसिस्टम में आएगा ये दोनों ही पॉइंट। अब इसका डेफिनेशन चलो बनाते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे होगा, इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन एरिया। यहाँ पे ये मस्ट है, इन एन एरिया, ये यहाँ पे लिखना मस्ट है। क्यों, क्योंकि इकोसिस्टम बहुत टाइप का होता है, तो हम सारे इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहा है और वो पर्टिकुलर एरिया में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे गार्डन एक क्या है, इकोसिस्टम है ना, तो वहाँ पे जितने भी तुम्हें जो है वहाँ पे इंसेक्ट मिलेंगे, जितने भी फ्लावर मिलेंगे, वो क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर वहाँ पे फाउंटेन है तो भी वहाँ पे बर्ड्स आ करके पानी पी रहे हैं, तो वो क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोसिस्टम का डेफिनेशन। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, करेक्ट। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नेचुरल इकोसिस्टम, और सेकेंड वन इज मैन मेड इकोसिस्टम। अच्छा, मैन मेड इकोसिस्टम का 2 और नाम है। फर्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल, और सेकंड एक लास्ट एक और एक नाम बताती हूँ आपको, वो है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, करेक्ट। इसको यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ क्योंकि
ये बुक में नहीं है, इसको आप लर्न कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो मत करना, ऐसे भी छोड़ सकते हो। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, ठीक है, ये हो गया सेकेंड नेम। तो मैन मेड इकोसिस्टम या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम 2 पार्ट में फिर से डिवाइड है। नेचुरल इकोसिस्टम 2 पार्ट में फिर से डिवाइड है, वाटर या एक्वेटिक, एक्वेटिक और वाटर इकोसिस्टम, और सेकेंड है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्यों? अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक हो जाएगा फ्रेश वाटर और सेकेंड वन हो जाएगा मरीन वाटर, ठीक है। अब एक से एग्जाम्पल बताती हूँ एक्वेटिक इकोसिस्टम का। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पॉन्ड, लेक, ठीक है, रिवर, ठीक, ओशियन। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ना कि फ्रेश और मरीन का, ठीक है। तो यहाँ पे ओशियन, सी सब कुछ आएगा, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे फ्रेश वाटर और मरीन में तो यहाँ पे इसमें से डिवाइड कर सकते हो, जैसे ओशियन और सी यहाँ पे मरीन में चला जाएगा और पॉन्ड, लेक और रिवर कहाँ आ जाएगा? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में, करेक्ट। अब टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी फर्दर डिवाइड होगा 3 पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे आएगा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। फिर आएगा फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, ठीक, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। मैन मेड इकोसिस्टम की बात करते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम में बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं गार्डन, पार्क, एक्वेरियम, ठीक है, एग्रीकल्चरल फील्ड, है ना, एग्रीकल्चरल फील्ड भी आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक, अब जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम अगर पूछता है तो आपने यही नाम देना है, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, एग्रीकल्चरल फील्ड का, ठीक है। अगर सबसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, है ना, तो आंसर होगा एग्रीकल्चरल फील्ड या एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें फॉरेस्ट और डेजर्ट की, तो फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, वहाँ के प्लांट और एनिमल का अलग जो है फीचर्स होता है। इसी तरीके से ग्रासलैंड का होता है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फटाफट देख लेते हैं कैसे। नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम में नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया एक्वेटिक और फ्रेश, एक्वेटिक दैट इज वाटर इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब ये फर्दर डिवाइड हुआ है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में और मरीन वाटर में। कौन सा? एक्वेटिक वाला। और जो टेरेस्ट्रियल है वो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट और डेजर्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम नेचुरल और मैन मेड था, जिसको आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं, इसके एग्जाम्पल है गार्डन, पार्क, एक्वेरियम और एग्रीकल्चरल फील्ड। अब इसमें से अगर एग्जाम्पल, ये सारा एग्जाम्पल जो दिया है, इसके अलावा भी आपको कोई एग्जाम्पल आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में 2 पार्ट ये भी फर्दर डिवाइड हुआ है। पहला है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मैंने सब बताया था वो स्टार्टिंग में कि उसमें सारे फिजिकल फैक्टर आएंगे, टेम्परेचर आएगा, देन
क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, ये सब भी इसी का पार्ट है एबायोटिक फैक्टर का। ठीक, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आएंगे? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, यहाँ और लिख देती हूँ। कंज्यूमर्स को भी हेट्रोट्रॉफ कहते हैं एंड डिकम्पोजर को सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक, अब जो ऑटोट्रॉफ्स है ये फूड मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, और ये इसका जो यूटिलाइजेशन है ये यहाँ पे हो रहा है। तो हेट्रोट्रॉफ्स कितने टाइप के होंगे? हेट्रोट्रॉफ्स की टाइप्स अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा फिर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, then herbivores, carnivores, then omnivores और लास्ट में पैरासाइट। ठीक, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स, ये भूलना नहीं है क्योंकि ये भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ये भी एक्टो और एंडो साइट्स होते हैं। मीन्स ये एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट दोनों होते हैं। एक्टो मतलब कि बॉडी के सरफेस पे, बॉडी के ऊपर रह के ये नरिशमेंट लेते हैं होस्ट सेल से, और सेकंड जो इंडो होते हैं वो बॉडी के अंदर रह के नरिशमेंट लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को फटाफट रिवाइज करते हैं। एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में चेंज हो जाता है, या एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में ये डिवाइड कर देते हैं इसको। और एबायोटिक कंपोनेंट मैंने स्टार्टिंग बताया था कि वो सारे कंपोनेंट जो कि फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, या जिसमें टेम्परेचर, एयर, प्रेशर, वाटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा। और बायोटिक कंपोनेंट में सारे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आए हैं जैसे प्लांट्स वगैरह, ठीक है, और यहाँ पे कंज्यूमर्स आए हैं, वी ह्यूमन बीइंग, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। इसके अलावा सारे एनिमल्स, है ना, वो सारे कंज्यूमर्स हैं। इसके अलावा पैरासाइट्स, है ना, ये सारे कंज्यूमर्स हैं। देन डिकम्पोजर या सेप्रोट्रॉफ्स ये आएंगे, ये फर्दर डिवाइड हो गए। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो हर्बीवोर्स होंगे, जो हर्ब्स को खाएंगे, जो प्लांट्स को खाएंगे, या जो कहेंगे कि ग्रीनरी चीज़ को खाए, या ये कहेंगे कि जो ग्रीन वेजिटेबल सिर्फ खाएंगे या ग्रीन सब्सटेंस ही खाएंगे। हर्बीवोर्स वो हैं जो सिर्फ प्लांट्स ईट करते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स वो जो कि फ्लैश खाएंगे। ओमनिवर्स वो जो कि प्लांट्स और एनिमल्स या प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं। पैरासाइट वही जो एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट, एक्टो जो कि बाहर से नरिशमेंट लेता है, और एंडो यानी कि वो बॉडी के इनसाइड, होस्ट की बॉडी के अंदर जाके के अपना नरिशमेंट पूरा करता है, ठीक है। अब कार्निवोर्स भी फर्दर डिवाइड होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्निवोर्स। अब जो टॉप कार्निवोर्स है वो सबसे टॉप पे रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे कार्निवोर्स कितने डिवाइड हुए सेक्शन में? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और टॉप कार्निवोर्स, ठीक। तो ये पूरा चार्ट हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम का, और ये चार्ट हो गया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे इसी कंपोनेंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये आप अच्छे से आज का पूरा टॉपिक कवर कर लेना। इसमें एक चीज़ मुझे और बतानी थी, वो थी कि जो इकोसिस्टम प्रपोज किया था, इकोसिस्टम जो टर्म प्रपोज्ड बाय टेंसले, टेंसले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही। आप ये पूरा टॉपिक आप कवर करेंगे,
जितना मैंने आपको वर्क दिया था नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, वो डेफिनेशन खुद से लिखेंगे। कोई भी अगर एग्जाम्पल आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो से रिलेटेड जो आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो, और शेयर कीजिए जितना भी हो सके तो, ताकि और लोगों को भी बेनिफिशियल हो। थैंक यू सो मच।